अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। वैसे जुलाई के वस्त में आबनाए हरमुज़ पर तिजारती जहाज़ों पर ईरानी मिसाइल हमलों से शुरू होने वाली झड़पें और मुफाहमत की कोशिशें साथ साथ चल रही हैं। ईरान की जानिब से ये तस्लीम किया जा रहा है कि इस्लामाबाद MOU की बहाली और 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की गई है। अब तक होने वाली इन झड़पों में नाज़रीन तीन अमरीकी फ़ौजियों के हलाक होने और 50 के करीब ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं, जबकि सेंटकॉम ने मजमूई तौर पर 17 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया है। उधर ईरानी हुकाम का कहना यह है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 50 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी अफवाज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक जुलाई में अमरीका ईरान पर हमलों की 9 लहरें मुकम्मल कर चुका है। इस कशीदगी ने एक बार फिर आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 3% इजाफा हो चुका है। अमरीका में भी इसके असरात पहुंच रहे हैं, जहां पेट्रोल की कीमत में $4 फी गैलन का इजाफा देखने में आया है। लेकिन इस कशीदगी में खामोशी से अफाम तफहीम की कोशिशें भी जारी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तस्लीम किया कि 40 ममालिक की जानिब से पैगामात मौसूल हुए हैं। आज ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी अपनी हुकूमत के नहायत अहम पैगाम के साथ पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। इसके बावजूद आलमी थिंक टैंक्स का कहना यह है नाज़रीन कि फ़िलहाल सीज़फायर के इम्कानात कम हैं, लेकिन इन थिंक टैंक्स की जानिब से अच्छी बात यह कही जा रही है कि सब कुछ होने के बावजूद सूरत हाल फुल स्केल वॉर की जानिब बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती घटती कशीदगी पर हम बात कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब ने। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। सालिक साहब, बहुत नवाजिश, आपने वक्त निकाला। अच्छा सालिक साहब, ये ईरान ने आज तस्लीम किया है कि 10 रोज़ा जंगबंदी के लिए तजावीज़ दी गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद के कुछ इम्कानात मौजूद हैं? समरेज़ सालिक साहब। मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। सर देखिए, ये जो 9-10 दिन गुजरे हैं जिसमें दोबारा से स्ट्राइक्स रिज्यूम हुई जी, इनको अगर हम देखें जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं इसमें कि ये इन स्ट्राइक्स का बेसिक पर्पस अमेरिका को था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके ऊपर नॉर्मलसी लाना और ईरानियंस को मजबूर करना कि वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आए। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई कि ईरान की जो स्ट्राइक्स थी, काउंटर स्ट्राइक्स थी, वो बहुत इफेक्टिव रही। और बहुत से ऐसे टारगेट्स जो कि पहले उन्होंने नहीं हिट किए थे, वो इस दफा उन्होंने किए। जॉर्डन में उन्होंने टारगेट्स को हिट किया, यहाँ पे के अमेरिकन हालातों की खबरें हैं। उसके अलावा कुवैत में बहुत बुरा हाल है और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बातें चल रही हैं, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी का इशू चल रहा है। तीसरा जो बड़ी डेवलपमेंट हुई कि सऊदीया और हुतीज में भी एक सीज फायर जो था वो ब्रेक हुआ और इस वक्त हुतीज क्लेम कर रहे हैं कि वो बाबुल मंदब को भी बंद कर रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए जिस तरीके से आलमी माइशत पे इतना बड़ा प्रेशर आ रहा है, तो मेरे नज़दीक वो शायद है कि अभी दोबारा से सीज फायर की बातें शुरू हो गई हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि ईरानियन ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि कतर के वसातत से वो 10 दिन का सीज फायर की बातचीत चल रही है। बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अमेरिका जो है उसने अपने तमाम वसाइल जो है वो उनको यूटिलाइज कर लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया है। मजीद आगे बूट्स ऑन ग्राउंड उनके वाइस प्रेसिडेंट रूल आउट कर चुके हैं और जो बहुत सीरियस डेवलपमेंट्स हुई है कि फिशेस आना शुरू हो गए हैं इजराइल और अमेरिका के दरमियान में, एज वेल एज अमेरिका की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सो बहुत क्रिटिकल हो गया अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी कि दोबारा से सीज फायर को रिकवर किया जाए, ठीक है, और बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो है वो नॉर्मलसी लाई जाए। ठीक है सर, फिर इसमें बीच का रास्ता कुछ हो सकता है? चले अगर इन 10 दिनों में ये सीज फायर अल्लाह करे कि ये हो जाए, तो इस दौरान आबनाए हरमुज़ की बंदिश और जंग के ख़तरे को रोकने के लिए कोई हम देखेंगे कि कोई मिडल ग्राउंड निकल सकता है, बन सकता है, जो ईरान के माली मुतालबात और जो आलमी बरादरी के आज़ाद जहाज़ रानी के हक़ हैं, इन दोनों को किसी तौर मुतमईन कर सके? समरेज़ साहब देखिए, अब जो अमेरिका ने का जो जंग करने का जो बेसिक मकसद था जी, वो ये था कि जो अमेरिका की इक्वेशन है चाहे ईरान के साथ फॉर बातचीत के लिए, नेगोशिएटिंग टेबल के लिए, उसको बेहतर किया जाए। अमेरिका जो है उसने जंग का आगाज किया कुछ अहदाफ के साथ, ना सिर्फ वो फेल हुए वो अहदाफ हासिल करने में, बल्कि मैं समझता हूँ कि ईरान की जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट।
पहले जो बातचीत हुई उसमें भी अमेरिका सीख कर रहा था कि हमें कोई वॉर ट्रॉफी मिल जाए जो हम जस्टिफाई कर सकें कि हमने जंग किस लिए की थी, और उनका मेरी असेसमेंट में जो उनके पास ऑप्शन थी वो न्यूक्लियर डील में थी, वो भी ईरान ने उन्हें डिनाई की। अब ये जो 10 दिन की लड़ाई हुई है इसमें भी मुझे नहीं ऐसा नजर आता कि अमेरिका ने कुछ खास खातर खा कुछ हासिल किया हो। मेरे नज़दीक और ज़्यादा उसने लेवरेजेस ईरान के हाथ में दे दिए हैं। आपने सुना होगा कि रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि अमेरिका के किस तरह के नुकसान हुए हैं। सो उनके जो स्टॉक पाइल है वो डिप्लीट हो गया है और उनके अंदर अपने फिशेस आना शुरू हो गए हैं। सो मैं समझता हूँ कि बजाय लेने के अमेरिका को देने के पड़ गए हैं। अच्छा सर, ये जो हॉर्मस के हवाले से हम बात करते हैं तो दिखाई ये देता है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे इस पर थोड़ा हमें समझा दीजिएगा कि अभी तक जो मामला बन रहा है वो ये है कि हॉर्मस पर कोई ना कोई फ़ीस रखना ही होगी, इसके बगैर ईरान जो है वो नहीं मान रहा है, नहीं मानेगा। तो क्या सर ये मुमकिन है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए निगरानी एक फ़ंड बना लिया जाए जो ईरान और ओमान में किसी फार्मूले के तहत तकसीम हो जाए? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, इशू ये है कि ग्लोबल कन्वेंशंस का, एज पर ग्लोबल कन्वेंशंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर ईरान और ओमान का कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर भी होगा, जो वहाँ पे कंट्रीज हैं, बाबुल मंदब के ऊपर भी होगा। पनामा कैनाल और स्वेज कैनाल की केस थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज दोनों तरफ एक ही मुल्क है। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ आलमी अभी गुजरगाहें हैं, जी जी, इनके ऊपर किसी एक कंट्री का कंट्रोल सरेंडर करना पूरी दुनिया के लिए इसकी इम्प्लीकेशन होंगी। मेरी असेसमेंट में ये इरानियंस को भी पता है। पहली तो बात यह है कि वो दोनों पार्टीज नेगोशिएटिंग टेबल पे जाने से पहले अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती हैं। तो हो सकता है कि इरानियंस अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर एज पर ग्लोबल कन्वेंशंस स्पेस दे दें, लेकिन ये कि उसको एज अ बहुत बड़ा एक लेवरेज यूज करेंगे बाकी कंसेशंस लेने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे। मेजर जनरल अमर सालेक साहब हमें बता रहे थे कि जी मामला क्या हो सकता है हॉर्मस को लेकर ख़ास तौर पर, और ये जो 10 रोज़ा जंग बंदी की बात हो रही है ये किस कदर काबिल अमल है। ऐसे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलिए हमसे। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करेंगे अपोजिशन की एक और बड़ी जमात पीटीआई की, जिसकी जानिब से अगस्त में होने वाले एक बड़े पावर शो की कुछ बातें हो रही हैं। नाज़रीन, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने पर पीटीआई मुल्क भर में एहतजाज और जलसों का प्रोग्राम बना रही है, लेकिन बानी पीटीआई की बहनें इसे नाकाफ़ी करार देकर खुद ही सड़कों पर आ चुकी हैं। अवामी इज्तिमात से खिताब कर रही हैं, पीटीआई पर कड़ी तनकीद हो रही है। उनका कहना यह है कि एक रोज़ का एहतजाज मंजूर नहीं है, साथ ही साथ वो केपी को बंद करने का पहिया जाम करने का अल्टीमेटम भी दे रही हैं। ये सब वो किस हैसियत से कर रही हैं और क्या इस तहरीक को कहीं ना कहीं पीटीआई के आशीर्वाद हासिल है और क्या वो इसे कबूल करती हैं? उनके फैसलों पर, उनके तकारीर पर क्या रद्द अमल रखते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के नौजवान रहनुमा और केपी के दलाल शफी जान साहब। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अच्छा शफी साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी नौरीन साहिबा के बयान के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और जिस पर हर पाकिस्तानी का दिल भी दुखा हुआ है। जब आपने ये बयान सुना तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? शफी साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ। सबसे पहले आसमा साहिब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक नौरीन साहिबा के बयान का ताल्लुक है वो इनका जाती ख्याल हो सकता है। तहरीक इंसाफ इस किस्म के बयानिए से कोई ताल्लुक नहीं रखती। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान तक क़यामत कायम रहेगा। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकती। इंशाल्लाह पाकिस्तान की हर इंच की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है और जो इंडिया को धूल चटाई गई है मार्का हक में, वो भी पूरी दुनिया उसकी मुतारिफ है। नौरीन साहिबा का जो बयान था वो उनका जाती ख्याल हो सकता है या फिर सियाको सबाक से हट के भी ये बयान किया जा रहा है। अच्छा नहीं, सियाको सबाक से हटकर कैसे? उसमें तो बार बार होस्ट उनसे पूछ रहे हैं शफी साहब कि आप क्या बात कर रही हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने बड़ा क्लियर आसमा साहिबा, मैंने बड़ा क्लियरली जो मैंने कहना था वो मैं कह गया हूँ। अब इस चीज को समेट के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, आप अच्छा कहिए। अगर इस तरह फिर बयानात पे बात आ गई तो फिर मरियम नवाज जो जलसों में खड़े होकर जो नारे लगवाती थी कि ये जो दहशतगर्दी है, और इसका अगला नारा तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका चैनल नहीं दिखा पाएगा। नवाज शरीफ गुजरावाला में आर्मी चीफ के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल करता था, मेमो गेट किसने किया?
डॉन लीग्स की बात कहाँ से शुरू हुई, अजमल कसाब की केस में गवाही अच्छा, वैसे शफी जान साहब बहुत माजरत के साथ, लेकिन आपका ये बड़ा मसला है कि आपसे कोई भी सवाल आपकी ज़ात के हवाले से, आपकी पार्टी के हवाले से हम करते हैं, आप नून लीग पर चले जाते हैं, तो ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत चलें फिर किसी और रोज़ कर लेंगे। आज चूँकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लेना। मैं आपको करेक्ट कर लूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये फैक्ट्स हैं। इन पे गद्दारी के मुकदमात क्या कायम नहीं हुए थे? क्या उस टाइम गद्दारी के मुकदमात कायम करना सही था, या आज चोरी शुदा मैंडेट पे इन लोगों को मनसब पे बैठाना जो है वो सही है? अच्छा, वो ये कहते हैं कि 2018 में आपको भी चोरी ज़्यादा मैंडेट पे बिठाया गया था। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हम इस बहस में नहीं जाते। शफी साहब, मैं जो बात अभी आपसे अर्ज कर रही हूँ, जो कायम हुआ था, गद्दारी का मुकदमा जो कायम हुआ था, वो ठीक था या गलत था, ये सवाल बड़ा अहम है। मुकदमात तो आपके बानी पर भी हैं, मुकदमात तो आपके बानी पर भी हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो यही जवाब देते हैं। शफी साहब, मौजू पे वापस आ जाए ना, टाइम मेरे पास कम है। शफी साहब, मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी, सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपने कहा कि नौरीन साहिबा का ये जो बयान है ये उनका ज़ाती बयान है, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, जैसा कि आपने फरमाया। आप नौरीन साहिबा के इस बयान की मजम्मत करते हैं या नहीं शफी साहब? देखिए, मैंने जो कहना था वो मैं क्लियरली कह चुका हूं। अब इस चीज से समेट के, इनके बयान को भी और मौलाना साहब के बयान को भी समेट के आगे बढ़ना चाहिए। गद्दारी के और मुहिब वतन के सर्टिफिकेट्स बांटना बंद होने चाहिए इस मुल्क में। यानी आप इस बयान की मजम्मत नहीं कर रहे हैं जो नौरीन साहिबा ने दिया? देखिए, मैंने कहना था वो मैं कह गया हूँ। अब आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूं, आपको नहीं लगता ये बयान काबिले मजम्मत है? नहीं, उनका जाती ख्याल हो सकता है, उनका जाती ख्याल है। तहरीक इंसाफ नहीं, किसी का जाती ख्याल भी तो काबिले मजम्मत हो सकता है अगर वो हमारे मुल्क के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बात करेगा वो काबिले मजम्मत। ठीक है, और नौरीन साहिबा ने यहाँ पाकिस्तान ही के खिलाफ बात की है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बात करेगा वो काबिले मजम्मत। मैं शफी साहब रिपीट कर रही हूँ आप ही की तरह, यहाँ इस इंटरव्यू में नौरीन साहिबा ने पाकिस्तान ही के खिलाफ बात की है। मैं भी रिपीट कर रहा हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बात करेगा, वो नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, वो काबिल मजम्मत है। चाहे वो नौरीन साहिबा ही हो, चाहे वो नौरीन साहिबा ही हो, जो भी हो। ठीक है, तो आप ये फरमा रहे हैं कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो नौरीन साहिबा हो, बानी की बहन जो भी हो, जिन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की है या करेगा। अगर आपने पूरा शो इस पे करना है तो फिर इसी पे कर लेते हैं। सर, मैं तो आपसे इसी पे बात करना चाह रही हूँ शफी साहब, और किस चीज पे चाह रहे हैं आप? नहीं, अगर आपने पूरा शो इसी पे करना है तो मैं क्लियर कर चुका हूँ ये सारी चीजें। नहीं, मैं दोबारा से आपसे पूछ लेती हूँ, तो जो उन्होंने बयान दिया वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था? जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान देगा वो काबिल मजम्मत है। शफी साहब, मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, जो नौरीन साहिबा ने बयान दिया क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था? मैंने कह दिया ना, नवाज शरीफ हो, मरियम सफदर हो या जो नौरीन साहिबा का नाम भी ऐड कर लेना सर, नौरीन साहिबा का भी नाम ऐड कर लेना। जो भी में सब आ जाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक हो गया। मुझे बस ये बता दीजिए कि बानी की जो बहनें एहतजाज की बात कर रही हैं और जिस स्ट्रैटेजी के तहत एहतजाज की बात कर रही हैं, आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, तो क्या होता हुआ हम देख रहे होंगे? पीटीआई की स्ट्रैटेजी चलेगी, बानी की बहनों की स्ट्रैटेजी चलेगी? शफी साहब, देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त अलीमा आपा खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ शहरों में रैली से खिताब कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ भी है। देखिए, इस वक्त जो भी इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहा है, जो भी तहरीक की बात कर रहा है, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो चुका है। पार्लिमानी पार्टी में कुछ फैसले ले लिए गए हैं। अचकज़ई साहब से मशावरत होनी है, अलामा साहब से मशावरत होनी है, और एक सोच इस वक्त डेवलप हो रही है कि एक दिन के एहतजाज से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है 5 अगस्त से वो शुरू होने वाली है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में जलसे होंगे। एक बहुत बड़ी तहरीक की तैयारी शुरू होगी इंशाल्लाह। अच्छा, और ये जो GH के ऊपर एहतजाज की बात की गई है JUIF की जानिब से, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो बयान तो मेरे सामने से नहीं गुजरा। इदारे से किसी की मतलब उनकी पॉलिसी भी इख्तिलाफ हो सकता है, इदारे के अंदर कुछ शख्सियात की पॉलिसी से भी इख्तिलाफ हो सकता है। इस किस्म के बयान नहीं आने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मिलेंगे आपसे।
वेलकम बैक। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद अब हम बात करेंगे मुल्की सरहदों में बढ़ते तनाव की, जिसे एक तरफ हम देख रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के बयानिए से हवा मिल रही है, तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की शोला बयानी से। नाज़रीन, शहदाए वतन के हवाले से मौलाना के बयानिए पर अभी लोगों की हैरत ख़त्म नहीं हुई थी कि अपने उसी बयानिए पर मौलाना के मज़ीद शिद्दत के साथ डट जाने ने सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ा दिया है। और इसके बाद रही सही का सर अब्दुल गफूर हैदरी ने GHQ के सामने धरनों का ऐलान करके पूरी कर दी। JUI की सियासत का ये रुख जो है नाज़रीन, ये सभी को हैरान किए दे रहा है कि यही मौलाना फजल रहमान कल तक PTI के फौज मुखालिफ बयानिए पर गिरफ्त करते थे, आज खुद उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। अजीब ये भी है कि मौलाना आज इस्टेब्लिशमेंट पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, लेकिन कल तक तो वो खुद ऐसी मुदाखलत में हिस्सा लेकर एक हुकूमत को चलता करने का एतराफ़ कर चुके हैं। गैर जानिबदार सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यहाँ अपने मौके पर डट जाने से बेहतर नहीं था कि वो खुद पर वाजिब ये कर्ज उतार कर कौम से माफ़ी मांग लेते। हमारे साथ मौजूद हैं जी JUI के रहनुमा असलम गौब। हम उनसे जानते हैं कि JUI का आइंदा का लाहे अमल क्या है, साथ ही साथ एहतजाजी धरने के हवाले से वो क्या प्लान कर रही है, या फिर वो किसी लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अच्छा गौरी साहब, पहले तो मैं चाहूँगी कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं नौरीन खान, उन्होंने मौरका हक के हवाले से जो एक जिसे कहा जाए कि एक शर्मनाक बयान जो दिया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, उस पर क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, मैंने बयान उनका पूरा सुना तो अभी तक नहीं है। अच्छा। इसी तरह मुख्तलिफ ज़राए से मुझे मिला है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि बहुत से फिलासफर जो होते हैं हर चीज़ में से अपने मतलब का मकसद निकाल लेते हैं, और जैसे कि हमारे साथ हो रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को अपने मकसद की तरफ कुछ लोगों ने निकाला। ये इस जंग का ऐलान किया मौलाना फजल रहमान थे, जिन्होंने बयानुल मरसूम में ऐलान किया कि हम फौज के साथ खड़े हुए। तो कैसे हो सकता है कि हम इस जंग में कहें कि ये गलत है और उसको ऐसी बात करें? हम समझते हैं कि वो एक बड़ा मार्का था और हमारी फौज ने बहुत अक्लमंदी से और हिम्मत से इसको अपना कामयाब किया और पाकिस्तान को इज्जत मिली, तो इस पर कोई दो राय नहीं है। बाकी रह गया, आपने बात की, मैं सुना था आपकी बात को, मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि किसी भी शहीद की तौहीन की गई हो। हर बंदे ने अपने मतलब के मुताबिक उसका मुआयने निकाले और अपने तौर पे उस पे तबसरे शुरू कर दिए। और आपने देखा कि अवाम ने पिछले 10-12 दिन से एक्स पे जो ट्रेंड है वो JUI को अवाम उसको वेलकम कर रही है। JUI नंबर 1 पे जारी, पिछले 8 दिन से ये ट्रेंड चल रहा है। असलम गौरी साहब, ट्रेंड तो जो एक नाम बिगाड़ते हैं मौलाना साहब का PTI वाले, वो भी बड़ी चीज़ एक ट्रेंड करती रही है। मैं वो नाम नहीं लेना चाह रही। आप समझते हैं कि PTI वाले और बानी PTI उनको क्या कहकर बुलाया करते थे? ट्रेंड तो वो भी पाकिस्तान में टॉप पर रहा है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा है कि PTI से पहले भी किसी और ने इस ट्रेंड को चलाया था, और शायद ख्वाजा आसिफ साहब थे। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह जबान को कंट्रोल नहीं है, जो मुंह में आता है कह जाते हैं, वो किसी का एहसास नहीं करते। आज किसी ने लिखा है कॉलम, मैंने अभी कॉलम पढ़ा है, बंदे का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। बात मैं क्लियर कर दूं, आपके प्रोग्राम में भी क्लियर कर दूं कि शहीद पहले तो अपने वरसा का होता है, इसके बाद कौमी अमानत होता है। वो शहीद वर्दी में हो, वो शहीद फौज का हो, वो शहीद FC का हो, वो शहीद रेंजर का हो, वो पुलिस का हो या सिविलियन हो, शहीद पूरी कौम की अमानत होता है। और शहीद को ताज़ीम भी देनी चाहिए, इज्जत भी देनी चाहिए, उसके खानदान को भी देनी चाहिए। लेकिन इस बात को तो तस्लीम करें ना असलम गौरी साहब कि जो बात मौलाना फजल रहमान साहब ने कही है, उनकी उस बात से, उस बयान से पाक फौज के गाजियों की, शहदा के लवाहिकीन की, हम जैसे आम पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई है। तो बेहतर नहीं था कि माजरत कर ली जाती, बात ख़त्म हो जाती? शहीदों से भला कैसा झगड़ा असलम गौरी साहब, जैसा कि आपने खुद फरमाया कि उनका तो मर्तबा ही बहुत ऊँचा है। देखिए आसमा बीबी, मौलाना साहब ने किसी की तौहीन नहीं की। मौलाना साहब के बयान को सियाको सबाक से हटा के चलाया गया है। अच्छा। मौलाना साहब का कल भी यही मौक़िफ़ था, परसों भी यही था। शहीद हम सबका शहीद है, हम शहीदों की इज्जत भी करते हैं, उनको एहतराम भी करते हैं। और एक आलम से ज्यादा शहीद का रुतबा कौन जान सकता है? मौलाना तो एक आलम है और 15 लाख उलमा के सरगना है, तो उनको कैसे हो सकता है कि सरखेल हैं, उन कैसे हो सकता है कि मौलाना साहब शहीद का रुतबा नहीं जानते? उनके बयान को सियाको सबाक से हटा के चलाया गया है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। और शायद अब वो भी शर्मिंदा हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है।
अच्छा, ये जिन्होंने वो सब कुछ किया है, इससे मेरे ख्याल में फिर मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए कि आज तो हमने देखा कि मौलाना ने बात और बढ़ा दी कि वो एक इदारे का नाम लेकर ये कह रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पर उनका ये क्लिप चल रहा है कि उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जिस पर वो मुआफ़ी मांगें जिन्होंने ये मुहिम चलाई है। तो सर अगर वाकई ऐसा है, अगर उनकी बात में कोई सच्चाई है, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि मौलाना कानूनी रास्ता अपनाते, सबूत शवाहिद को आम के सामने रखते, फिर ये बात करते? मैं एक बात सुने जरा, आप समझदार हैं, आप तो बड़ी पुरानी सहाफ़ी, मैं जानता हूँ आपको। सर ये मुझे बताएं कि ये जो है ताहिर अशरफी, आयशा गुलालई, फयाज हसन चौहान, ओन चौधरी, हिना परवेज भट्ट, इन सब की चाबियां कहाँ से भरी जाती है? तो चाबी के खिलौने हैं, तो जो चाबी भरने वाला है हम उसी का नाम लेने, इन खिलौनों के साथ मुंह क्यों लगे इन खिलौनों के? तो जिसने इनके चाबियां भरी हैं ये वही लोग खिलौने हैं जो कभी नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते हैं जब उनको चाबी दी जाती है, फिर यही खिलौने इमरान खान की कासालेसी करते हैं, फिर यही खिलौने इमरान खान को गाली गलौज कर रहे होते हैं। ये वही खिलौने हैं जो आज मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बात। तो मौलाना साहब का ये जो कहना है कि वो उसूली मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, तो ये बेहतर नहीं था कि अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट जाने के साथ साथ वो पीटीआई हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होने पर भी मुआफ़ी मांग लेते? वो नदीम मलिक साहब के शो में ये कह चुके हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के कहने पर वो अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसका हिस्सा बने थे, तो उस पर माफ़ी मांगेंगे वो? एक मिनट में बात सुने, ये माफियों का रवाज पाकिस्तान में कब से शुरू हो गया? ये कौन से पाकिस्तान क्या है? आपने कब कहा, किस मुल्क में ऐसे होता है कि माफिया मांगे जिसका दो दिल? सर दुनिया के सारे मुहज़्ज़ब मुआशरों में अगर कोई बैठकर अपनी गलती मानता है तो वो माफी भी मांगता है। सर पाकिस्तान में दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरा नहीं होता। जरदारी साहब अगर कुछ कहें तो उनको सदर पाकिस्तान बना दो, मियां नवाज शरीफ साहब कुछ कहें तो उनको जनाब हुकूमतें दे दो, शहबाज शरीफ को बात करे तो वजीर आजम बना दो, मरियम नवाज कहे कि इस वर्दी के पीछे दहशतगर्दी है तो आप उसको जनाब वजीर आला बना दो, फजल रहमान माफी मांगने चल पड़े। ये कौन सा कानून? अरे चले माफी ना मांगे, माफी ना मांगे असलम गौहरी साहब, असलम साहब ना मांगे माफी, लेकिन ये तो तस्लीम कर लिया ना उन्होंने खुद से कि वो इस्तेमाल हुए। जी वो इस्तेमाल हुए हैं अपने साथियों की वजह से, अपने इत्तेहादियों की वजह से, पीडीएम की जमातों की वजह से, जिसमें जरदारी साहब भी थे, जिसमें शहबाज शरीफ भी थे, जिसमें दीगर पीडीएम की जमातें थे, उनकी वजह से हम इस्तेमाल हुए हैं। धरना मेरा था, धरना लेके मैं आया था, इस्तेमाल मुझे मेरे दोस्तों ने किया। अच्छा ठीक है। अच्छा सर ये जब उसूली सियासत के हवाले से बात होती है, जब आप इस्तेमाल होने की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल ये भी है कि JUI के ताकुब में जो सवाल आप लोगों का पीछा करता है कि मौलाना के बकौल जब फॉर्म 47 की असम्बली बनवाई गई तब भी वो पार्लियामान में रहे, यानी असम्बली नाजायज है, तो फिर इस्तेमारात या तनख्वाहें वसूल करना सर कैसे जायज हो गया? देखिए जब हम असम्बली के अंदर बैठे हैं, असम्बली के हिस्सा हैं, असम्बली के इजलासों में जाते हैं, हम वहाँ पर अपना किरदार अदा करते हैं, तो ये तनख्वाहें भी तो हमारा हक है। या क्या हम ये कुछ डकैतियां थोड़ी मार रहे हैं? तो उसी असम्बली को आप फॉर्म 47 की असम्बली क्यों कहते हैं फिर? तो हम छोड़ दें, अगर आप हुक्म दे तो हम छोड़ देते हैं। अगर आप उसको गलत कह रहे हैं तो फिर छोड़े ना। आप वहाँ से पूछ रहे जहाँ से बयानिया बात है कि अगर JUI जमहूरियत छोड़ दे तो होगा क्या? ये बता, पूछ रहे जरा उनसे। सर मैं जमहूरियत छोड़ने की बात ही नहीं कर रही, आप तो उसको जमहूरियत ही नहीं कह रहे। छोड़ने का मतलब असलम गौहरी साहब, मैं जमहूरियत छोड़ने की बात ही नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप तो उस असम्बली को जमहूरी मान ही नहीं रहे, आप तो कह रहे हैं कि वो फॉर्म 47 की असम्बली है, तो फिर छोड़ देना उसको। एक चीज गलत है तो उसको छोड़ दें। एक तो आप कह रहे हैं कि आपने एक गलती मानी, आपने नदीम मलिक साहब के शो में बैठकर एक गलती मानी कि आप तहरीके अदम एतमाद के दौरान इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हुए, जनरल बाजवा के कहने पर हुए, जनरल फैज के कहने पर हुए, उस पर आपने कहा जी कि अगर गलती भी है तो माफी नहीं मांगेंगे, मत मांगिए। लेकिन ये जो फॉर्म 47 की असम्बली है सर, इससे तो अलग हो जाए अगर बकौल आपके ये फॉर्म 47 की है तो। बिल्कुल, ये पूरी असम्बलियां जितनी भी है इस मुल्क की सारी इसी तरह तो सर फिर कब अलग हो रहे हैं आप इससे? अगर मुझे बात करने देंगे, आपका पूरा सवाल आ गया, मेरा जवाब भी सर यही वो असम्बलियां हैं जहाँ को खरीदी भी गई हैं, जो बेची भी गई हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि मेरी आवाज असम्बली से बाहर मजबूत होगी या मेरी आवाज असम्बली के अंदर होगी? तो सर फिर GHQ क्यों जा रहे हैं आप? असम्बली के अंदर आवाज उठाइए ना, अगर असम्बली के अंदर आवाज इतनी मजबूत है तो। आवाज तो बीबी आप मेरी बंद कर देती हैं, आप टीवी पे चलाती हैं, असम्बली में उसी वक्त मेरी आवाज बंद कर। सर देखिए आपकी बातों में तजाद है, तो मैं क्यों जाऊँ? सर आपकी बातों में तजाद है। अगर देखिए बात सुने, अगर मेरा कराची का जलसा आप टीवी पे नहीं चलाते हो, मेरा पशीन का जलसा आप टीवी पे नहीं चलाते हो, मेरा चार सदे का जलसा नहीं चलाते हो, मेरा कौमी असम्बली के अंदर की गुफ्तगू को आप टीवी पे नहीं
आने देती हो तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अवाम के पास ही जाऊंगा ना। देखिए, जब मैंने आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया असलम गौरी साहब, तो आपने बड़े मुफस्सल तरीके से, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपके दिल में शहदा के लिए जो है आपने वो भी बयान फरमा दिया। फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात की है वो कॉन्टेक्स्ट भी आपने बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में फरमा दिया। क्या हम ये देखेंगे कल, परसों, आइंदा 1-2 दिनों में, क्योंकि ये सारा इशू असलम गौरी साहब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया ना, तो क्या हम ये देखेंगे कि मौलाना साहब इसी तरह की वजाहत, जिस तरह की वजाहत आपने फरमाई है, इस तरह की वजाहत आकर आवाम के सामने एक रख दें, सारा मामला ख़त्म हो जाए, गलत फहमियाँ दूर हो जाएं? मुझे आपने किस हैसियत में लिया टीवी पे? नहीं, मुझे देखें, फिर आप ये जो कह रहे हैं ये मौलाना साहब के तर्जुमानी समझा जाए इसको? मैं तर्जमान हूँ अपनी पार्टी का, ठीक है, मैं ऑन करता हूँ हैदरी साहब के बयान को, मैं ऑन करता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को। जब मैं कह रहा हूँ तो बात खत्म होगी ना, फिर मौलाना साहब क्यों आए टीवी पे, क्यों आगे बयान दें? नहीं, एक सेकंड पार्टी के कल इजलास में, कल मेरी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें मौलाना साहब के बयान को ऑन किया गया, तो वो फिर मेरे पास आ गया ना। मैं तर्जमान हूँ उनकी पार्टी का, मैंने क्लियर कर दी है बात को, मेरे अलावा मेरे दीगर साथियों ने क्लियर कर दी है। मौलाना साहब की हैसियत ऐसी नहीं है कि हर नत्थु पत्तू के कहने पे टीवी पे आए, जिसका दिल चाहे उसको टीवी पे बुला ले और कहे माजरतें करें, हर कोई अपनी मर्जी की माजरत उनसे वसूल करना चाहे। मौलाना साहब मुल्क के नहीं, दुनिया के, पाकिस्तान, पूरी इस्लामी उम्मा के एक बड़े लीडर हैं। आप उनको उसी हैसियत में बात करें, आप ये नत्थु पत्तू जो रोड पे चलते हो उनकी हैसियत में बात ना करें प्लीज। अच्छा सर, सही हो गया, लेकिन आई विश कि जितनी बड़ी उनकी हैसियत है और जितना बड़ा इल्जाम लगाया है उसके वो सबूत भी ले आते। मैं तो ये भी आपसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उस पर भी आपने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने वक्त निकाला असलम गौरी साहब मेरे प्रोग्राम के लिए, सर बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब JUI का मौक़िफ़ हमारे सामने रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब जो हैं वो किसी के कहने पर अपने किसी बयान पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनका जो बयान है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था और उसको किसी और पैराए में उसकी तशरीह करके आवाम के सामने रखा गया है। उनका मकसद हरगिज़ भी शहदा की या उनकी फैमिली की किसी भी तरह से दिल आज़ारी नहीं था। बहरहाल ये JUI का मौक़िफ़ जो हमने आपके सामने रखा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे।